नमस्कार मित्रों, मैं आलोक कुमार शर्मा आज आपको सीटेट जुलाई 2020 की जो पाठ्यक्रम की संरचना है उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। आप लोग इससे पहले मेरे जो 2 वीडियो हैं इसके संबंध में पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिएगा, तब ये आज का वीडियो देखिएगा। दोस्तों, सीटेट की परीक्षा पूरे भारत में होती है और इसको आयोजित करता है सीबीएसई। सीबीएसई जाने वाली संस्था है किसी भी परीक्षा को आयोजित करने के लिए, और उसके प्रश्न पत्र अपने आप में एक स्टैंडर्ड रखते हैं। यहाँ जो आप सीटेट जुलाई 2020 में बैठने जा रहे हैं, आप ये मान के चलेंगे कि जो सीटेट ने सबसे पहले अपना पाठ्यक्रम निर्धारित किया था, जो सीबीएसई ने सबसे पहले अपना पाठ्यक्रम बनाया था, जिसकी परीक्षा 2011 में सबसे पहले हुई थी, आज भी वैसा ही पाठ्यक्रम है और प्रश्न पत्र भी वैसा ही आता है। लेकिन जो पाठ्यक्रम है उसको आज भी लोग अच्छे ढंग से नहीं समझ पाते हैं। ये इतने सालों बाद भी एक रहस्य बना रहता है, पढ़ने वालों के लिए भी और पढ़ाने वालों के लिए भी। जो सीबीएसई के द्वारा सीटेट परीक्षा आयोजित की जाती है वो मुख्य रूप से एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के सिलेबस के आधार पर होती है, और इनका जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही व्यावहारिक पक्षों को लेकर के चलता है। जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, जो नवोदय विद्यालय समिति है, जो संघ सरकार के अधीन बहुत सारे संस्थान हैं, जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के क्लासेस जहाँ पर चलते हैं, वो लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि किस तरीके से एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ाना चाहिए। और सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट केवल आपके इस बात की परख करता है कि क्या आप अच्छे ढंग से एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ा सकते हैं, क्या आप एक टीचर बनने लायक हैं, आपने इससे पहले बीएड किया है, बीटीसी किया है, जो भी ट्रेनिंग की है उसमें आपको बहुत कुछ समझाया जाता है। लेकिन जब यहाँ पर सीटेट का पेपर देने के लिए तैयारी करेंगे तो ये मान के चलेंगे जो भाग फर्स्ट इसका आएगा, बाल विकास एवं अध्यापन कला, इसके जो क्वेश्चंस हैं मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। इसका जो पाठ्यक्रम है वो भाग द्वितीय, भाग तृतीय, भाग चतुर्थ और भाग पंचम, इन भागों पर भी प्रभाव डालेगा, इन पर भी प्रभाव डालेगा। इनके जो ये 15 क्वेश्चन है, ये जो 15 क्वेश्चन है, ये जो 15 क्वेश्चन है, ये जो 15 क्वेश्चन है, ये आपने अगर भाग फर्स्ट को बाल विकास एवं अध्यापन कला को अच्छे ढंग से समझ लिया तो ये मान के चलेंगे कि आपके इस भाग की तैयारी तो हो ही जाएगी, साथ साथ में इसके भी 15 क्वेश्चंस का काफी कुछ कवर करेंगे, इसके भी 15 क्वेश्चंस का काफी कुछ कवर करेंगे, इसके भी 15 क्वेश्चंस का काफी कुछ कवर करेंगे, और इसके भी 15 क्वेश्चन का काफी कुछ कवर करेंगे। आज मैं प्रश्न पत्र के प्रारूप की चर्चा नहीं कर रहा हूं, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पाठ्यक्रम की संरचना जो सीटेट जुलाई 2020 में होने वाला है, इस परीक्षा में जो पाठ्यक्रम है उसकी संरचना क्या सोच करके बनाई गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जब सीटेट का आयोजन किया तो उससे पहले वहां के जो प्रतिष्ठित अनुभवी विद्वान हैं उन्होंने पाठ्यक्रम को ऐसे ही क्यों बनाया, पाठ्यक्रम में यही चीजें क्यों रखी हुई हैं, एनसीईआरटी को ही बेस क्यों माना है, इन बातों को अगर आप समझ लेंगे तो सीटेट बहुत ही आसानी से निकल जाएगा।
सीटेट क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस आप अपने आप को केंद्र सरकार के संस्थानों के स्वरूप में ढालने का प्रयास करें। केंद्र सरकार के संस्थानों से तात्पर्य मेरा यह है कि आप एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनको आप जरूर देखिए। आप केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, इनसे जो स्कूल चल रहे हैं, यदि आपके संपर्क में कोई इनसे जो है जुड़ा हुआ व्यक्ति है, टीचर है, उससे संपर्क में रहें। अनुभवी व्यक्तियों से अनुभव प्राप्त करें। पूर्व के प्रश्न पत्रों को लेकर के उनका एक बार विश्लेषण कर लें और तब जा करके आप अच्छे ढंग से इसकी तैयारी करें। अब यहाँ पर देखिए, जो इसका पाठ्यक्रम है विस्तार से चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और इस तरीके से हम क्रमबद्ध वीडियो आपको देते रहेंगे। लेकिन आज यहाँ पर देख रहे हैं केवल संरचना के बारे में कि एक शिक्षक से किन किन बातों की अपेक्षा करता है, केंद्रीय पात्रता परीक्षा में जो कुछ भी आता है वो क्या क्या चाहता है। तो पहली चीज तो केंद्रीय पात्रता परीक्षा में ये एक सामान्य व्यक्ति से जो कि प्रशिक्षित है अपेक्षा की जाती है कि वह बालक के मनोविज्ञान को समझे। इसलिए यहाँ पर भाग फर्स्ट में जो क्या दिया गया है, बाल विकास एवं अध्यापन कला, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इस चीज को दिया गया है सबसे पहले। यानी आप बालक के मनोविज्ञान को समझें, बालक के व्यवहार को समझें और उसके बाद जब आपको अध्यापन करने का अवसर प्राप्त हो तो आप क्या करेंगे कि बच्चे के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए अपने शिक्षण का तालमेल उसके व्यवहार से, उसकी क्रियाओं से बिठाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए बाल मनोविज्ञान यानी जिसका यहाँ पर स्वरूप दिया गया है बाल विकास एवं अध्यापन कला, इसको जानना जरूरी है। इसमें एक खंड होगा बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा खंड होगा समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, तीसरा खंड होगा अधिगम और अध्यापन यानी लर्निंग एंड टीचिंग। यहाँ भाग फर्स्ट के बाद में जो भाग सेकंड है वो है भाषा फर्स्ट का। भाषा फर्स्ट के रूप में जिसको भी चुनेंगे आप, उसमें का खंड में भाषा बोधगम्यता आएगी यानी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, और खा में भाषा विकास की अध्यापन कला। और इसी तरीके से भाग तृतीय में भाषा द्वितीय जब चुनेंगे आप तो इसमें का में बोधगम्यता रहेगी, खा में भाषा विकास की अध्यापन कला रहेगी। चौथे में गणित में जब का है उसमें विषय वस्तु रहेगी गणित की, और खा में अध्यापन कला संबंधी मुद्दे रहेंगे, पेडागोजिकल इश्यूज रहेंगे। वैसे ही भाग 5 में पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज रहेगा, का में विषय वस्तु और खा में अध्यापन संबंधी मुद्दे रहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ये संरचना है इसमें आपको एक शिक्षक के रूप में क्या जानना है सबसे जरूरी। एक तो बालक के व्यवहार को समझना है, दूसरे एक भाषा वह समझनी है जो उसकी मातृभाषा होगी, और एक भाषा वह समझनी है जो मातृभाषा के सहायता से सिखाई जाएगी। आपको कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए गणित अनिवार्य रहता है, अनिवार्य विषय रहता है, इसलिए गणित भी जानना जरूरी है। और पर्यावरण अध्ययन जो बालक के आसपास का परिवेश है जिसमें वो जीवन यापन कर रहा है उसकी चीजों को कैसे समझेगा उसका भी जानना जरूरी है। यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन का मतलब ये होता है कि यह एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के रूप में लिया जाता है, अंतः अनुशासनात्मक उपागम के रूप में लिया जाता है। यानी इसमें आप इसको एक विषय के रूप में जैसे लेते हैं तो इसमें बहुत सारे विषय समाहित होते हैं। जब आप एनसीईआरटी की कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें 6 थीम दी हुई हैं और उन 6 थीमों पर ही किताबें
लिखी गई हैं। अब इन 6 थीमों पर जो किताबें लिखी गई हैं उनमें सभी जो अध्याय हैं वो कहानी के रूप में लिखे गए हैं, लेकिन उस कहानी के अंदर खोजना क्या है, उस कहानी के अंदर आपको जीव विज्ञान भी खोजनी है, उस कहानी के अंदर आपको वनस्पत विज्ञान भी खोजनी है, उस कहानी के अंदर आपको जंतु विज्ञान भी खोजनी है, उस कहानी के अंदर आपको भौतिक विज्ञान का भी समझ में आना चाहिए कि क्या पूछ दिया है, उस कहानी में इतिहास भी खोजना है, उस कहानी में नागरिक शास्त्र भी खोजना है, उस कहानी में संविधान के भी पुटों को देखना है, और उस कहानी में इन सब चीजों को लेकर के जो बालक का पर्यावरण है उसके बारे में समझना है। यहाँ पर्यावरण का अर्थ केवल यह नहीं है कि बालक समग्र पर्यावरण के से जो है परिचित हो जाए, तात्पर्य है कि वो प्रदूषण के बारे में जाने, वो पृथ्वी के बारे में जाने, पृथ्वी दिवस के बारे में जाने, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको भ्रम हो जाएगा। जो राज्य सरकारें लेती हैं परीक्षाएं, वो पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण का जो है पूरा का पूरा पाठ्यक्रम रख करके पूछते हैं। वो इकोलॉजी के बारे में पूछने लगते हैं, वो पारितंत्र के बारे में पूछते हैं, वो सब चीजें यहाँ नहीं पूछी जाएंगी कुछ भी। यहाँ पर पर्यावरण से तात्पर्य है बालक के चारों तरफ का पर्यावरण जिसका उसको उस उम्र में जानना आवश्यक है, वो चाहे इतिहास हो, वो चाहे भूगोल हो, वो चाहे वनस्पति विज्ञान हो, चाहे जंतु विज्ञान हो, जो कुछ भी है वो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन में समझा जाएगा। इसकी विषय वस्तु में लोग भ्रमित होते हैं, इसलिए आपको इसके लिए जो है केवल और केवल कक्षा 3, 4 और 5 के पर्यावरण अध्ययन की किताबें ही पढ़नी है, और जो कुछ भी फालतू की चीजें हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ध्यान रहे, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन फालतू का बाहर का नहीं आता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ना, ये टाइगर रिजर्व कितने हैं, ये सब कतई पूछा नहीं जाएगा यहाँ पर। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखने की जो चीजें हैं वो ये है कि मैं एक बहुत कम ही समय का वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अपलोड होने में समस्याएं आती हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास नहीं हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं। आज हमारा उद्देश्य है कि पाठ्यक्रम की संरचना को समझिए, और पाठ्यक्रम ऐसा ही क्यों रखा गया है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। और पाठ्यक्रम ऐसा ही रखा गया है तो आपकी जो अध्ययन का तौर तरीका होगा, रणनीति होगी, वो कहाँ पर आपको केंद्रित करनी है, उसका जो है कैसे आपको उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर की चीजें पढ़ते रहें और आखिर में आपको कुछ ना समझ में आए कि कैसे हम क्वालिफाई करेंगे। सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ही इजी है, उसके लिए आपको थोड़ा सा ये पार्ट कठिन पड़ेगा, ठीक। उसके बाद ये दोनों पार्ट्स आपको बहुत ही सरल पड़ेंगे, ये भी पार्ट बहुत सरल पड़ेगा, ये भी सरल ही रहेगा अगर आप इसको वैसे पढ़ेंगे जैसे हम बता रहे हैं। कक्षा 3, 4 और 5 की पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की किताबों से अगर पढ़ेंगे तो आपको सरल पड़ेगा। अगर पर्यावरण अध्ययन के लिए आप यूपीपीसीएस और सिविल सर्विसेज की किताबों को लेकर के बैठ जाएंगे तो कतई क्वालिफाई नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन वहां से नहीं आने वाला है, ध्यान रखेंगे। और इस पर्यावरण अध्ययन में भी आपको बहुत सरलता से क्वेश्चंस मिल जाएंगे अगर किताबों से पढ़ेंगे। ध्यान रहे, एनसीईआरटी की क्लास 1 और 2 की पर्यावरण अध्ययन की किताब कोई नहीं आती है, उसको ढूंढने के चक्कर में समय बर्बाद ना करें। एनसीईआरटी की अपनी वेबसाइट है, वहां से जाएं और किताबों के पीडीएफ डाउनलोड कर लें, और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद में आप उनको किताबों को देख लें कि उसमें क्या दिया गया है। पढ़े नहीं भले, उनको देखे जरूर, और यहाँ पर गणित में भी उन किताबों को देखे जरूर। और विशेष रूप से उन किताबों के अंदर जो टीचर्स नोट, अध्यापक के लिए टिप्पणी जो दिया रहता है बीच बीच में लेसन्स में, उन किताबों में उसको बड़े ध्यान से देखिए और उस चीज को कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए, वहीं से बहुत कुछ पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन जो एनसीईआरटी की किताब में दिया रहता है वहां से बहुत कुछ पूछा जाता है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि
आप जो भाग, ये भाग फर्स्ट है, ये भाग सेकेंड है, ये भाग थर्ड है, ये भाग चार है, ये भाग पांच, इन दोनों को हम डिस्कस कर रहे हैं आज। ठीक है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकेंड, यहां ध्यान से अगर देखो मैंने का और खा दोनों लिखा हुआ है, कहीं कोई नहीं बताएगा इस चीज को। यहां ध्यान से देखेंगे कि का में भाषा बोधगम्यता लिखा हुआ है और यहां का में लिखा है बोधगम्यता केवल। ठीक, यहां लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और यहां पर कॉम्प्रिहेंशन ओनली। अब आप समझिए, यहां पर थोड़ा सा अंतर कुछ दिख रहा है, वही यहां कोई खा खंड में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। भाषा विकास की अध्यापन कला, भाषा विकास की अध्यापन कला। अब यहां पर मान लीजिए आप भाषा फर्स्ट के रूप में लेते हैं हिंदी, ठीक है, हम मान लेते हैं भाषा सेकंड के रूप में जनरली लोग इंग्लिश लेते हैं, लेकिन मान लीजिए आप लेते हैं संस्कृत या इंग्लिश, जो भी लेते हैं, है ना, आप ये लेते हैं। तो यहां पर रणनीति क्या होगी? अब किसी से आप बात करेंगे तो अगर आप पूछेंगे किसी से कि यार ये बताइए भाई साहब कि भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड इनमें क्या अंतर होता है, भाषा फर्स्ट का जो प्रारूप है वो क्या है, भाषा सेकंड का प्रारूप वो क्या है, पेपर में इसका क्या अंतर होता है? दोनों ही मैंने देखा है कि वैसे ही आती है। अंतर है, भाषा फर्स्ट उस भाषा को लेना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं ली जाती है नहीं, उस भाषा को लेना चाहिए जो आपकी मातृभाषा हो, जो आपको बहुत अच्छे ढंग से पता हो, जिसका अध्ययन आपने क्लास 1 से लेकर 10 तक तो जरूर ही किया हो, 11, 12 और ग्रेजुएशन में किया हो तो और अच्छी बात है। उस भाषा को भाषा फर्स्ट के रूप में लेना चाहिए। यहाँ पर कुछ साहित्यिक पुट होता है, अंश होता है, और यहाँ पर भाषा सेकंड को उस भाषा को लेना है जो आप भाषा फर्स्ट की सहायता से पढ़ाएंगे। तो भाषा फर्स्ट यानी आप मातृभाषा ले सकते हैं और भाषा सेकंड कोई अन्य भाषा जो मातृभाषा की सहायता से पढ़ाई जा सकती हो, ले सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये दोनों भाषाएं हैं, ठीक है, ये दोनों जो भाषाएं हैं, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, इनमें भाषा फर्स्ट में क्या चल सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए हिंदी सेलेक्ट करेंगे, उसमें क्या आएगा, उसमें यहाँ पर जो है भाषा बोधगम्यता का जो है उसमें देखने के लिए क्या आएगा कि अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, यहां से दो चीजें आएंगी, गद्यांश और पद्यांश। ठीक, यहां पर दो चीजें आएंगी, गद्यांश से 9 क्वेश्चन आएंगे और पद्यांश से 6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जो भाषा सेकंड होगी उसमें जो भाषा सेकंड होगी उसमें केवल और केवल गद्यांश और गद्यांश दोनों ही, यहां पर प्रोज पोएट्री है, यहां प्रोज और प्रोज है, दोनों ही गद्यांश आएंगे। यहां पर 9 प्रश्न इसके होंगे और 6 प्रश्न इसके होंगे। इस तरीके से 15 प्रश्न होंगे, 15 प्रश्न ये होंगे और 15 प्रश्न इस चीज के होंगे। ठीक, तो यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट में यहाँ भाषा बोधगम्यता में गद्यांश और पद्यांश दोनों आएंगे, यहाँ पर भाषा सेकंड में गद्यांश और गद्यांश ही आएंगे, दोनों गद्य खंड नहीं आएंगे। और ये अपठित मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अपठित ही सब आएगा, यहाँ से भी अपठित गद्यांश आएगा, यहाँ भी अपठित गद्यांश आएगा, यहाँ भी अपठित आएगा, यहाँ भी अपठित आएगा। 9 प्रश्न गद्यांश के आएंगे और 9 प्रश्न 6 प्रश्न यहाँ पद्यांश के और 6 प्रश्न यहाँ पर गद्यांश के आएंगे। इस तरीके से ये होगा।
यहाँ पर जो प्रश्न है ये बोधगम्यता, भाषा की बोधगम्यता से आएंगे, निष्कर्ष से आएंगे, व्याकरण से आएंगे और आपके मौखिक योग्यता से आएंगे। यहाँ पर प्रश्न आएंगे, यहाँ पर ऐसे ही जो है प्रश्न आएंगे बोधगम्यता से, व्याकरण से और मौखिक योग्यता से। इन दोनों ही भाषाओं में जो एक आप भाषा का नाम सुनकर के ही, जब आप भाषा का नाम सुन लेते हैं कि ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है, तो भाषा में आप क्या करते हैं, केवल व्याकरण, ठीक है, व्याकरण पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं और व्याकरण पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं और अनावश्यक समय बर्बाद होगा जब सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब आप सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो याद रखेंगे व्याकरण के 1 या 2 प्रश्न आएंगे, यहाँ 1 या 2 प्रश्न आएंगे और व्याकरण में आप बहुत कुछ पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये पहला भाषा बोधगम्यता, बोधगम्यता इनका वो मूल्यांकन करेंगे। इसलिए जो अपठित गद्यांश है, अपठित पद्यांश है, उसको पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद उस पर जो है जो प्रश्न आते हैं उनके उत्तर देंगे और उसमें भी 4 विकल्प दिए रहेंगे। देखिए कि जो कुछ भी है सब कितना सरल है, यहाँ 15 प्रश्न इसके और 15 प्रश्न इसके लाना कितना, 30 प्रश्न तो आपके ये समझिए पूरे के पूरे पक्के हैं। तो यहाँ पर आप, लेकिन आप व्याकरण पढ़ने पर बहुत विशेष ध्यान न दीजिए। जो सीबीएसई के स्कूल्स हैं वहां पर जो टेक्स्ट बुक चलती है लैंग्वेज की, वहां पर व्याकरण नाम की कोई चीज ही नहीं है। व्याकरण वो लोग पढ़ाने से मना करते हैं, कहते हैं कि जब पाठ पढ़ाया जा रहा हो उसी बीच में जो शब्द आए उनके सहायता से, जो वाक्य है उनके सहायता से व्याकरण के बातों को समझाना है। कोई शब्द आ गया कठिन तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा, उसमें समास कौन सा होगा, कोई बढ़िया लाइन आ गई उसका अलंकार क्या होगा, उसमें रस कौन सा है, ये सब वही बच्चे को समझा देना। अलग से परिभाषा लिख करके, उदाहरण दे करके ऐसा कुछ नहीं पढ़ाना है। जैसे कि आपको स्टेट बोर्ड्स में बहुत सारा व्याकरण के रूप में पढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है सीबीएसई में, और इसलिए वो ऐसा कुछ पूछते भी नहीं है सीटेट में। और आप क्या करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं व्याकरण पढ़ने में। तो यहाँ से आज के मेरे इस लेक्चर में आपको क्लियर हुआ होगा कि सबसे ज्यादा भाग फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है सबसे पहली प्राथमिकता में, क्योंकि इसके जो है इफेक्ट यहाँ पढ़ेंगे। और उसके बाद में भाषा फर्स्ट किसको लेना है, जो आपकी मातृभाषा हो, जिसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि इसमें गद्य और पद्य दोनों आएंगे। और यहाँ भाषा सेकंड उसको लेना है जिसको आप थोड़ा कम जानते हो, इसमें गद्य और गद्य दोनों ही आएंगे। और यहाँ पर जो गद्यांश दिया रहेगा उसी पर प्रश्न होंगे। कुछ बातें खास में ऐसी जो ध्यान रखनी है, व्याकरण पर विशेष ध्यान नहीं देना है। और बाकी जो है गणित है और पर्यावरण है, तो गणित में आपको छोटी छोटी चीजें जो क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक एनसीईआरटी किताबें दी हैं उसमें दी गई, उससे पढ़ना है। और यहाँ पर्यावरण तो क्लास 3 से लेकर 5 तक की जो एनसीईआरटी किताबें है उन्हीं से पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। और फालतू में पढ़ने में समय बर्बाद नहीं करना है। तो आज के मेरे इस लेक्चर में आपने देखा कि पाठ्यक्रम की संरचना सीबीएसई के द्वारा आयोजित होने वाली केंद्रीय पात्रता परीक्षा में कैसी है, वो लोग क्या चाहते हैं और आपको तैयारी कैसे करनी है। आशा है आपको ये लाभप्रद लगेगा और आप अपनी रणनीति को थोड़ा सा चेंज करेंगे और अच्छे ढंग से कम समय में पढ़ करके कामयाब होंगे। धन्यवाद।